हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन दूँ? इंट्रोडक्शन देने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप इस सेशन को बिगिनिंग से एंड तक देखते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस यू हैव एवर सीन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। कैसे, ये मैं आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले एक कोट के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ हर एक दिन, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि उस कोट के लिए आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। ठीक है, आज का कोट है, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस। रिपीट कर रहा हूँ, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, बट ये सेशन बस इतना नहीं है, ये स्पेशल है, और कैसे है वो अब मैं बताता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मैंने किसी प्रीवियस ईयर टॉपर के कॉपीज़ को देखा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फेल्ट कि ऐसे आंसर्स मैं लिख सकता हूँ, और जितने इन्फॉर्मेशन, जितने डायमेंशंस वो क्रिएट कर पा रही है, मोस्ट ऑफ देम आपको भी पता है। बट जब आपको वो आंसर लिखने को मिलता है, आई मीन आपको कोई टाइम बाउंड मैनर में नहीं लिखना है, फिर भी आप जब लिखने बैठते हो तो वो नहीं लिख पाते हो। क्या उसका रीज़न आपको पता है? हम सब के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स और ऐसे, और मेंस ऑप्शनल में जैसे रहता है उस हिसाब से अकॉर्डिंगली। और हमारे लिए आंसर राइटिंग का सिंपल मतलब है 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। एंड जब हम लिखने बैठते हैं तो जनरेट कर ही नहीं पाते हैं पॉइंट्स, डायमेंशंस क्रिएट कर ही नहीं पाते। और एक पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला पेस्टल अप्रोच चल रहा है, और वो अब हर क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन में कर सकते हो, बट हर जगह वो नहीं एप्लीकेबल। तो क्या ऐसा है इस सेशन में, और क्या मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारी डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में, एक पार्टिकुलर सेक्शन जो मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूँ। पहले तो आप सुन लो, एंड आई वांट योर फीडबैक कि आप लोग क्या सोचते हो। क्या मुझे ये पार्टिकुलर 4 to 5 मिनट जो हमारे सेशन का पार्ट होगा डेडिकेट करेंगे मेंस के प्रिपरेशन के लिए, और स्पेशली जो टुकड़ों में होता है ना डायमेंशंस, एक पार्टिकुलर हेडिंग के लिए जो डायमेंशन क्रिएट करते हो वो मैं सिखाऊंगा। पहले आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ब्रेनस्टॉर्म करो वीडियो पॉज करके, एंड देयर आफ्टर आई विल टीच यू कि कैसे किया जाता है। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आप सब जो सुन रहे हैं सबको पता है वेलफेयर स्टेट क्या होता है। ठीक है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। थोड़ा सा बता भी देता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम कोई इनिशियल ईयर्स में, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है, उसको अगर नहीं समझे तो उनके लिए भी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो वेलबींग है ना अपने सिटीजन्स का, वो इंश्योर करे, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन का। इसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा मानो, ये मत देखो कि 150 वर्ड से 250 वर्ड से, बस ये सोचिए कि कैसे इंडिया वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, क्या आप कैसे आप सोच पा रहे हो, कैसे प्रूव करोगे? मैं आपको ये देता हूँ, टाइम देता हूँ, पॉज करो, टेक 2 मिनट्स एंड टेल मी हाउ इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ ये आप करो। वी विल डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो तो होगा ही, बट ये जो डेली एक्टिविटी है 4-5 मिनट में, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर मेंस प्रिपरेशन। और जो पॉइंट्स जनरेट नहीं कर पाते हो आते हुए भी, जिस तरह से टॉपर्स लिखते हैं, श्रुति शर्मा मैम कैसे पॉइंट्स जनरेट करती है, आर्गुमेंट्स जनरेट करती है, और उनके पास कैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब उनके आंसर्स में आपको दिखता है, तो कैसे वो करती है। मुझे लगता है कि सी हैज़ प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड, एंड वो प्रैक्टिस अगर हम डेली अपने प्रीलिम्स, डेली अपने 4 या 5 मिनट्स देकर उस चीज़ को सीख लें, तो हमारे लिए लंबे आंसर्स 150 के या 250 के, उसको ब्रेक करके छोटे हिस्सों में अगर हम सीख लें, तो इतने बड़े आंसर्स जो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, वो भी टाइम बाउंड मैनर में हम नहीं लिख पाते, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कई बच्चों ने बोला कि प्रॉपर एक जो मैं मेंस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, मेनली पीवाईक्यू से देता हूँ, तो कई बच्चों ने बोला उसके आंसर्स में चाहिए। तो मुझे लगा कि यार वो सेम चीज़ें हैं, रिपीट हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो पहले तो मैं टुकड़ों में सिखाऊंगा डायमेंशंस कैसे बनाते हैं, एंड देयर आफ्टर एक अलग मतलब ऊपर स्टेज पे हम जाएंगे और इस चीज़ को भी हम कवर करेंगे, एक प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो को, ईमानदारी से, ऑनेस्टली गिव 2 to 3 मिनट्स एंड प्रूव दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। अलग अलग डायमेंशंस में कैसे सोच सकते हो बताओ। ठीक है, टेक योर टाइम। सो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 मिनट आपने लिया होगा, एंड सोचा होगा, ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, प्रॉपर आंसर नहीं लिखा होगा। सो इंडिया एक वेलफेयर स्टेट कैसे है, तो कैसे, मतलब सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं। मैं ब्रॉडर मतलब कि इतना लंबे लंबे आंसर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस डायमेंशंस पे आपको जनरेट करना सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन से सोचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा प्रोविजन है, सोच सकते हैं ना, बस सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ऐसा है कि हम ऐसा इस चीज़ को वैलिडेट कर ले कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तो प्रियम्बल में है, पार्ट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रियम्बल है, उसके बाद हम पार्ट्स पे जाएंगे कि कहीं हमें मिल जाए कुछ क्लू जिसको मैं यूज़ कर लूँ अपने आंसर में। ऐसे सोचते हैं ना, सिंपल है ना। तो सबसे पहले प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल में कहीं कुछ ऐसा है, जस्टिस और इक्वालिटी की बात नहीं करती है प्रियम्बल? डोंट यू थिंक सो? तो क्या हम जस्टिस वर्ड उसके साथ साथ जो वर्ड्स हैं उसको शो कर सकते हैं, या वी हैव इक्वालिटी वाला जो वर्ड है उसके साथ साथ जो वर्ड्स आते हैं, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें।
तो क्या वो वेलफेयर इंश्योर नहीं करता है या ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वेलफेयर हम ऐसा कंट्री बनाए जहाँ पे इक्वालिटी इस तरीके से हो, या सोशल जो जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। देन वी हैव, अब हम पार्ट्स में जाते हैं। पार्ट 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4th में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो बिल्कुल है। तो जस्ट थिंक अबाउट आर्टिकल 38, प्रॉपरली लिखा हुआ है 38 में। अगर आप लोगों को डीपीएसपी के आर्टिकल्स याद हैं, और होने चाहिए, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 38 में स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। इस स्पेस को यूज करूंगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, प्रियम्बल में हमें क्या दिखता है, क्या दिखा, ये मेरा ई बड़ा हो गया। प्रियम्बल में हमें 2 चीजें दिखी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में चलते हैं। आर्टिकल 38 देखिएगा, अभी आप अगर देखना कैसे आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल, आप लोगों को याद है ना, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इतना, नहीं भी याद है तब भी आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ है। आर्टिकल 47, ठीक है, या और भी आर्टिकल्स आपको दिखते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, देखो एक से कितने मैं हिस्सों में जा रहा हूँ, और हर एक का आप मतलब कि हर अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट कर रहे हो अच्छे से, ध्यान से देखो। नेक्स्ट वन इज, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा स्टेट जो है ना चलता है, और उसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। पहला क्या है, 3 है, पहला, सेकंड, थर्ड। क्या, स्टार्ट विद द जुडिशरी इटसेल्फ। क्या करती है जुडिशरी, तो एक तो इंटरप्रिटेशन करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरा क्या करती है, एक्सपेंड करती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी है ना, है। अब इसको एक्सपेंड करके वेलफेयर स्टेट जो इंडिया है उसको और मतलब एक्सपेंशन करके वेलफेयर स्टेट, इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट को और स्ट्रेंथन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड ऐड किया गया आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ओल्गा टेलिस केस। अब सुगुति शर्मा मैम क्या करती, राइट टू लाइफ के अंदर लाइवलीहुड ऐड किया गया है, ओल्गा टेलिस केस को अपने पॉइंट्स को या आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज कर लेती, या राइट टू शेल्टर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो जुडिशरी जो है वो भी वेलफेयर स्टेट को प्रूव कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप इंट्रोडक्शन में ही लिख दोगे, पहले तो डिफाइन करोगे। वैसे मैं इंट्रोडक्शन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा अभी, पर फिर भी अगर ये आ गया है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो सबसे पहले वेलफेयर स्टेट होता क्या है, यूनाइटेड नेशन या किसी का आप ले सकते हो कि वो कैसे डिफाइन करता है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको बेटर करना चाहता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। अब क्या है कि इस चीज़ को बेटर करना चाहता है, तो उसको आपको लिंक कर देना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसमें वेलफेयर स्टेट वन ऑफ द फीचर है, ठीक है। अब जुडिशरी का हम जब एक एक्सपेंशन देख रहे थे, तो उसी में एक एक्सपेंशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो इंट्रो में ही पहले आपको शो कर देना है, मतलब इंटरलिंक कर देना है वेलफेयर स्टेट और कैसे जुडिशरी जो है इसको इंडिया को वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। अब एक ये हुआ, सेकेंड ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और न्यूमरस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो एस्टैब्लिश करती है कि इंडिया वेलफेयर स्टेट है, और इसी डॉक्ट्रिन का एक फीचर है वेलफेयर स्टेट। फिर 3 ऑर्गन्स की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट ऑर्गन है, मेरे पास, मुझे एक एक्स्ट्रा पेज ले लेना चाहिए, रुक जाइए, जस्ट गिव मी अ मिनट। एड इंसर्ट पेज, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जल्दी से करता हूँ। प्रियम्बल, वी हैव डीपीएसपी, ठीक है। आर्टिकल्स आप देख लेना, इधर मैंने लिख रखा है, नहीं तो समय वेस्ट नहीं करते हैं। हम 3 ऑर्गन्स की बात कर रहे थे जो स्टेट का होता है, जो रजिस्ट्री की हमने बात कर ली। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। अब आप लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, PYQ 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स, लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जुडिशरी का तो हमने देख लिया, एक तो फंडामेंटल राइट्स खास करके आर्टिकल 21 को एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके थ्रू कर रही है। अब वी हैव, इन दोनों को क्यूमुलेटिव हम लेके देखते हैं और मल्टीपल डायमेंशन में तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा इनिशियल में ही सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग, इसे पढ़ा। अब सोशल में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, जस्ट सोचिए आप लोग। सोशल में क्या हो सकता है, SDG है ना हमारा, 1 से लेके आगे तक देखिए, 5 तक मेनली देखिए, जस्ट सोचिए। हेल्थ है, ठीक है। वी हैव एजुकेशन, वी हैव ये कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी, मतलब हंगर है, और कोई कुछ सोच सकता है, जेंडर जस्टिस,
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्थ के लिए हम क्या सब्सटेंशिएट करेंगे, जो मैम करती क्या करेंगे, सिंपल है, प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं जो मैंने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। एक तो ये स्कीम्स लाते हैं बजट में, खास करके अनाउंस होता है एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर जो है ना, जैसे कि पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डीपीएसपी है ना, उससे इंस्पायर होकर पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करें, हमें प्रूव करना है, ये पॉइंट है हमारा। अब हेल्थ एजुकेशन, अब एजुकेशन में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, समग्र शिक्षा अभियान या राइट टू एजुकेशन की बात है। फिर फूड सिक्योरिटी में तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, देखो ये पार्लियामेंट्री एक्ट है जो लेजिस्लेचर ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। वी हैव जेंडर जस्टिस, इसका तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि खास करके अभी पार्लियामेंट में जो 33% हम रिजर्वेशन देंगे, ये सारी चीज़ें, या वी हैव PRI में जो 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाता है, या OBC SC ST, OBC का तो ये नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट SC ST एंड वुमेन के लिए कंपलसरी प्रोविजन है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में जस्ट थिंक अबाउट, मैं देखो कितना मल्टीपल डायमेंशन यहाँ बताऊंगा। इकोनॉमिक में सोचो, एम्प्लॉयमेंट एक देते हैं हम, क्या क्या है एम्प्लॉयमेंट में भी, मैं क्या तोड़ सकता हूँ, रूरल एक, अर्बन, ठीक है। उसके बाद वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सोचते रहो, ये सब आता है आपको, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, रूरल में क्या है आपके पास, MG नरेगा, ये भी पार्लियामेंट्री एक्ट से है, ठीक है। अर्बन में क्या है एम्प्लॉयमेंट का, PM गरीब, जो कोविड के टाइम लाया गया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत काम मिलता था अर्बन में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी आपको पता है, इसको भी कैसे प्रमोट किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट का भी आपको पता है, ठीक है। अब आप लोग बस सोचो ये, और क्या हो सकता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, हम क्या सोच सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार देती है, कैसे, पेंशन देती है किनको, जो ओल्ड एज होते हैं उन लोगों को, विडो को, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद PM किसान, ये भी तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। और एक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, खास करके जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 2 हिस्सों में गए, ठीक है। फिर 3 ऑर्गन्स पे आए, जुडिशरी पे गए, फिर हम ये 2 और ऑर्गन्स जो है उनको कलेक्टिवली हमने देखा, उसमें भी हमने डिवीजन कर दिया। सोशल में भी कितने हिस्से हैं, उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकते हो। फिर वी हैव इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अभी इसमें अनगिनत है, हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट जनरेट कर रहे हैं, और यही आपको दिखेगा अंतर। और अगर ये प्रैक्टिस करना नहीं सीखोगे, सीधा आंसर लिखना बैठोगे, नहीं होगा। 5 मिनट डेली देना है, खुद से ट्राई करना है, खुद से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको पता होंगी। हो सकता है 1-2 केस लॉस या 1-2 स्कीम्स आपको ना पता हो, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी। यही करवाना है मुझे, इसी पे आपका फीडबैक चाहिए डेली। अब ये मैं कल से स्टार्ट करूंगा, बट मैंने एक एग्जांपल लिया और इसको कंक्लूड कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। जब ये पूरा इंट्रोडक्शन बता ही दिया, तो कंक्लूजन में हम कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट सी, कंक्लूजन हम ऐसे कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सपेंड कर रही है, ऐसे कर सकते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है राइट टू वेलफेयर, जो वेलफेयर स्टेट है उसको एक्सपेंड कर रही है अपने जजमेंट से, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है या लेजिस्लेचर कह लो, वो पॉलिसीज़ के थ्रू पॉलिसीज स्कीम्स के थ्रू वेलफेयर इंश्योर करने की कोशिश करी है, बेटर कर रही है। एंड वी हैव वन मोर थिंग कि एक चीज़ और दे सकते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे हम क्या एंड कर सकते हैं, हाँ। सो एक कंक्लूजन भी हो गया, बट अल्टीमेटली मैं कहूँगा हमारी फोकस जो होगी किधर, इधर बॉडी पार्ट पे, डायमेंशन कैसे क्रिएट करना है, सिंपल डायमेंशंस। सो इसको मैंने नाम दिया है द डायमेंशन फैक्ट्री, और एक सेपरेट सेक्शन 4 to 5 मिनट्स का डेली आपको मैं करवाऊंगा। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। पहले तो इस आइडिया को बताओ आपको कैसा लगा, एंड देयर आफ्टर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दो, ठीक है, लाइक कर दो भाई। सो लेट अस स्टार्ट। आज का जो मेन चीज़ है इस पर आते हैं। सेपरेट सेक्शन को तो मैंने अच्छे से बताया, अब मैं ओके। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज डेली करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। सबसे पहले PM ऑन एग्रीकल्चर। हाँ, एक चीज़ और बोलना है कि इनिशियली ना मैं स्टार्टिंग में ही कोड के साथ साथ ये जो छोटे छोटे डायमेंशन जहाँ से क्रिएट हो सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि मल्टीपल डायमेंशंस में हम कैसे सोच सकते हैं, वो इनिशियली ही मैं दे दूंगा अंडर द डायमेंशन फैक्ट्री। एंड वीडियो के एंड में कल से, अगर यू गाइज अग्री, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड टॉपर्स की कॉपीज के थ्रू मैं खुद उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ या करता आ रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस, और सीधा 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स पे नहीं जाना है। डेली प्रैक्टिस के थ्रू अपने ब्रेन को मतलब कि इंटरलिंकिंग करना सीखना, पॉइंट सब्सटेंशिएट करना सीखना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और वैल्यू एडिशन के लिए वी हैव ऑलरेडी, वैल्यू एडिशन के लिए हम ऑलरेडी, हमारे पास, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। सो वैल्यू एडिशन के लिए मैं तो आज आपको एक और आर्टिकल दिखाऊंगा मीन्स इनरिचमेंट के लिए, वो तो है ही। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है PM ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडिया US FTA। तो
हिंदू पेज नंबर 1, प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर के कुछ डेटा हैं इसमें दे रखे हैं, वो हम देखेंगे, और ट्रेड एस्पेक्ट में तो है ही। फिर मेंस में GS3 एग्रीकल्चर एंड ट्रेड है, ठीक है। सेकंड वन इज ट्रम्प टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर, ये तो चलता आ रहा है। इसके बारे में इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, खास करके इसको लिंक करके हम रशिया यूक्रेन के बीच में जो सीज फायर की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी हम देखेंगे। हिंदू पेज नंबर 1, ठीक है। प्रीलिम्स में IR में इसको देख सकते हो, और मतलब GS2 में भी, और थोड़ा इसको GS3 के एस्पेक्ट से भी हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये मेंस वाला है, देवदासी सिस्टम, और कर्नाटका ने एक नया लॉ लाया है, ठीक है। तो वो लॉ कैसे, उस लॉ का एग्जाम्पल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लॉ लाया नहीं है, अभी कैबिनेट ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कैबिनेट ने असेंट दिया है, आएगा इस पर लॉ, मतलब बिल पास कराया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। फिर उसके बाद टॉक्सिन्स इन ग्राउंड वाटर, और नया एक रिपोर्ट आया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, उसको देखेंगे। हिंदू पेज नंबर 7, एंड पोल्यूशन प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे हर साल प्रीलिम्स में, ठीक है। एंड मेंस में तो है ही एनवायरमेंट, हेमोफीलिया एंड उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं, एक तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, और दूसरा जब हो जाता है तो रिएक्टिव ट्रीटमेंट कह सकते हो। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है प्रोफाइलैक्सिस, इसके बारे में समझेंगे कि कैसे होता है। फिर वी हैव माइग्रेन्स वाया यमन गल्फ रूट, इसको समझेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के संदर्भ में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि रिसेंटली MS स्वामीनाथन अवार्ड की मतलब ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। सो किनको दिया जाता है और किस बॉडीज ने या इंस्टीट्यूट्स ने स्टार्ट करा है, तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक NGO है, एंड द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। किनको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में जो साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से फूड सिक्योरिटी और पीस इंश्योर हुई है, ठीक है, उनको दिया जाएगा। और पहला जो ये अवार्ड दिया गया प्रोफेसर एडिमोला एडिनले, जो कि नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं, उनको दिया गया, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही समझना, हमारे लिए इससे ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक थी। और प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट अवार्ड दिया इनको। अब हम आते हैं इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया US के बीच में जो चल रहा है, पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातें हो रही थी, फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन टैरिफ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इंपोज करना शुरू किया, और अभी तक 50% क्यूमुलेटिव टैरिफ्स इंडिया से जो इंपोर्टेड गुड्स होंगे उस पर लगाया है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसी जो अवार्ड जो फंक्शन था, उसी में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें कही, खास करके MS स्वामीनाथन इंडियन जो एग्रीकल्चर कहा जाता है फादर है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत अहम योगदान था। सो ही वाज, मतलब ही सेड कि फार्मर्स वेलफेयर इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी एंड इंडिया वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एग्रीकल्चर, स्पेशली डेयरी, ठीक है। तो जो FTA चल रहा था बात इंडिया और US के बीच में, तो US जो है इंटर करना चाहता है इन सेक्टर्स में, मतलब इंडिया से एक्सपेक्ट करता है कि वो टैरिफ कम करे ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए इंडिया, ठीक है। तो ही वाज स्पीकिंग एट द MS स्वामी, ये तो पता ही आपको। सो इसी आर्टिकल में जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो कुछ चीज़ें और भी बोली। इंडिया का रैंक फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क, पल्सेस एंड जूट में, ठीक है। सेकंड है राइस, व्हीट, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, एंड सेकंड है फिश में भी। और अभी रिकॉर्ड हाई जो है प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स का, स्पेशली सोयाबीन, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला, और ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्री डेटा, ठीक है। सो अब इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को जो क्रॉप्स दिख रहे हैं, आप लोगों को पता है MSP क्या है। अब इन क्रॉप्स में से ये बताना कि क्या सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, फिर वी हैव राइस, व्हीट, कॉटन एंड जूट, और पल्सेस भी है, बट उनके नाम नहीं दिए हैं स्पेसिफिकली। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बताना है कि जितने भी क्रॉप्स, जैसे मैंने राइस, व्हीट, कॉटन, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट एंड एक जूट भी है, मतलब टोटल 7 जो क्रॉप्स के नेम लिए हैं, क्या इस 7 आउट ऑफ 7 MSP का पार्ट है, या इसमें से कौन सा MSP के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सो US FTA टॉक्स में क्या कि US 6 एक्सेस टू इंडियन एग्री मार्केट में बता चुका हूँ कि डेयरी, सोयाबीन, कॉर्न, आलमंड्स एंड एप्पल्स, ये वाला पोर्शन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखेगा 2024। इसीलिए ये ऐसे आर्टिकल्स मैं चुनकर लाता हूँ, इसका रीज़न है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का मैंने बोला था कि एप्पल्स, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो टैरिफ हाई है, बट इट डजंट मीन कि बिल्कुल ही नहीं करता होगा, बहुत कम चांसेस हैं। सो बस आप लोग बताना इसका आंसर क्या है, मैं इस पर नहीं ज़्यादा कुछ बोलूँगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने इसको इसलिए लाया है, रीजन बिंग कि ये कुछ इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। खास करके क्या हुआ है, सबसे पहले मैं बता दूं, 31 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्टेड गुड्स प्लस पेनल्टीज लगाया। रीजन उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदता है, ठीक है, मतलब कि ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है। फिर इसी दौरान यूक्रेन और रशिया को लेकर USA और रशिया के बीच में कुछ टॉक्स जो है ना स्टार्ट हुई है, और ऐसे कहा जा रहा है कि UAE में नेक्स्ट वीक में प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पुतिन मिल सकते हैं, और मिलेंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि उसके बाद सीज फायर हो जाए बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। बट कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ऐसा पूछा गया कि जो रशियन ऑयल को लेकर इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाया गया है, तो क्या ट्रंप पोस्ट सीज फायर ऐसा करेंगे कि इंडिया पे जो टैरिफ्स है वो हटा देंगे, तो उस पर उन्होंने कुछ पक्का नहीं बोला, ठीक है, कि क्या होगा आगे, ठीक है। सो यही है आर्टिकल। और इसी दौरान क्या हुआ कि हमारे जो NSA है अजीत डोभाल, उन्होंने पुतिन से मुलाकात करी है रशिया में, ठीक है, और पुतिन जो है इंडिया आएंगे इस साल के एंड में, और प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं SCO की मीटिंग के लिए बीजिंग, आई थिंक 31 अगस्त, यस नहीं सितंबर आई गेस, ठीक है। डेट आप लोग देख लेना। वैसे हमारे प्रीलिम्स के लिए उनकी वहाँ मीटिंग इंपॉर्टेंट है, रेदर डेट, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यही है ये पूरा आर्टिकल।
पैरेलली इंडिया के जो NSA हैं अजीत डोभाल सर, वो मीट करते हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को कन्फर्मिंग द पुतिन्स विजिट टू इंडिया। ठीक है, सो यही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है। बहुत ही सुंदर एक लॉ आने वाला है कर्नाटका में, एंड ये लॉ को कैसे मैं यूज़ करूँगा मल्टीपल वेज में आप लोगों के लिए ये भी सिखाऊंगा मेंस की बात जब हो रही है तो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देवदासी सिस्टम प्रिवलेंट है कर्नाटका में और स्पेशली अदर साउथ इंडियन स्टेट्स। क्या होता है देवदासी सिस्टम? तो देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। इसका ओरिजिन सिंपल है, एंशिएंट रिलीजियस प्रैक्टिस है वेयर यंग गर्ल्स जो होते हैं वो मैरिड या डेडिकेट कर देते हैं खुद की लाइफ को एक डेटी को। ठीक है, अब क्या है कि इनिशियली जो है ये एक रिचुअल हुआ करता था। women परफॉर्म रिचुअल्स, म्यूजिक एंड डांस एज अ पार्ट ऑफ टेंपल सर्विस, मतलब टेंपल्स में ही वो डेडिकेट करेंगी तो वहीं रहेंगी। लेटर डीजनरेशन हो जाता है इस सिस्टम का, इस तरीके का। सिस्टम बिकेम एक्सप्लॉयटेटिव, मेनी देवदासी वर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सक्लूजन एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। ठीक है, और ये इसको लेकर 1982 में और सदर्न इंडियन स्टेट्स ने इसको लेकर लॉ लाया था। 1982 में जो लॉ आया ना वो बेसिकली प्रोहिबिशन की बात कर रहा था, मतलब जो कर्नाटका में लॉ था 1982 में स्टेट गवर्नमेंट ने लाया, सो वो प्रोहिबिशन देवदासी को लेकर कर रहा था, प्रोहिबिशन पे फोकस कर रहा था। बट अभी जो कैबिनेट ने, कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया देवदासी को लेकर, तो बस प्रोहिबिशन नहीं होगा, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन बिल, ये तीन चीज, मतलब ये सारी चीजें ऐड हो रही, मतलब बस प्यूनिटिव नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रिवेंशन में आप सजा, कोई अगर ये क्राइम कमिट करता है तो उसको हम सजा देते हैं। ठीक है, ये रेस्टोरेटिव है। अब यहाँ रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है। अब मुझे एक और चीज़ कहना है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लॉ में, खास करके जो देवदासी हैं उनसे बच्चे जो हुए उनके राइट्स को लेकर है। तो दो चीज़ें इस लॉ में है, आने वाले लॉ में है। पहला कि उनको अपने फादर के नेम जो है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जब वो डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह बन पाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट थिंग इज उनको ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए अपने फादर का नेम जो कॉलम होता है वो इस बिल के अंदर ऐसा है कि आपको नहीं देने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप उनके फादर को आइडेंटिफाई करने का भी राइट दे देते हो उस बच्चे को, कि आप DNA के टेस्टिंग के थ्रू अपने जो आपके फादर हैं उसको भी आप मतलब उसको लेकर भी आपको राइट दिया गया है। मतलब दो प्रोविजंस, मेन प्रोविजंस है। ठीक है, सो अब मेरा ये कहना है कि इस एग्जाम्पल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टेट लेड जो है ना, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है, यहाँ पे स्टेट लीड ले रही है। ठीक है, सेकेंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में, वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस, एंड तीसरा मैंने ये भी कहा प्यूनिटिव ही नहीं है, बस ये आपके रिहैबिलिटेशन की भी बात करती है, बस रोकने पे नहीं फोकस है। तो इसको मल्टीपल वेज में इस एग्जाम्पल को हम यूज़ कर सकते हैं। इस बिल को जब एक्ट बनेगा तो डेफिनेटली इसको आप लिख लेना, कंपैशन से भी, डिग्निटी से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। डोंट यू थिंक सो कि जो देवदासी हैं और उनके बच्चे, उनकी डिग्निटी जो है इंश्योर हो रही है ऐसे बिल लाने से। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को लेकर रिपोर्ट आई है, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। किस बॉडी ने रिलीज की है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर, CGWB। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है कि डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पे कितनी है। हम CGWB को भी देखेंगे, CGWA को भी देखेंगे, और ये जो CGWB एंड A है और ग्राउंड वाटर है, UPSC प्रीलिम्स में आपको रिपीटेटिव थीम्स, मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको हर 1 या 2 साल पे दिखेंगे, और मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाता हूँ हर साल, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर UPSC देती है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर थीम में जाकर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ग्राउंड वाटर। रूरल इंडिया की बात की जाए तो 85% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, एंड 65 जो है इरीगेशन जो नीड्स है वो ग्राउंड वाटर से ही पूरी होती है। ठीक है, अब देखते हैं, सिंपल है कि जो स्टडी है, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो मेन जो पॉल्यूटेंट्स हैं ग्राउंड वाटर को जो पोल्यूट कर रहे हैं, सबसे पहला नाइट्रेट्स, फिर फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, फिर हम देखेंगे जो हैवी मेटल्स होते हैं, लीड, कैडमियम, क्रोमियम एंड मर्करी, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो नाइट्रेट्स है वो 440 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लेकर स्टडी जो की गई है CGWB के द्वारा, एंड मोर देन 20% में ये इसकी प्रेजेंस मिली है, मतलब आउट ऑफ 440 डिस्ट्रिक्ट्स 20% डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट्स मिली है। और नाइट्रेट्स की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी PYQ का पार्ट है। सेकेंड जो सेकेंड जो पोल्यूटेंट है वो है फ्लोराइड। एक्सेसिव फ्लोराइड जो है 9% सैंपल्स में मिला है आउट ऑफ 440 डिस्ट्रिक्ट्स। एक्सेसिव बात हो रही है फ्लोराइड की। ठीक है, एंड फ्लोराइड की वजह से कौन सी डिजीज है? डेंटल एंड स्केलेटल जो फ्लोरोसिस ये होती है, आपको यहाँ ये हिट करता है। ठीक है, थर्ड पोल्यूटेंट जो है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक का WHO का जो लिमिट है ना वो कितना है? 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये लिमिट ब्रीच हो रही है बहुत स्टेट में। ठीक है, आर्सेनिक हो गया। नेक्स्ट वन इज यूरेनियम। यूरेनियम का जो आइडियल लिमिट WHO के अकॉर्डिंग है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये भी ब्रीच हो रही है। अब हमें नहीं देखना है कि कौन से स्टेट में कितना हो रही है, इतना हम नहीं याद रख पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट WHO ने कितना रिकमेंड किया इसको देखेंगे। ठीक है, और पोल्यूटेंट्स कौन है और उसकी वजह से कौन से डिजीज होते हैं, मतलब हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, सो यूरेनियम की वजह से किडनी टॉक्सिसिटी एंड डैमेज फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, ये सारी चीजें हैं। हैवी मेटल्स, अब जैसे हैवी मेटल्स तो मेनली देखो तो लीड, क्रोमियम और कैडमियम एंड मरकरी है। ठीक है,
तो उसकी वजह से ये भी इसके भी मतलब ऐसे सैंपल्स मिले हैं जो प्रेजेंस है लिमिट से ज़्यादा है। कॉज इसका न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डैमेज ये कर सकता है, मतलब कि एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, सो लेट अस मूव। तो गवर्नेंस इस आर्टिकल में फेलियर्स की भी बात की गई है कि फ्रेगमेंटेड नेटवर्क है, सीजीडब्ल्यू अपने हिसाब से है, मतलब उसको एक साइंटिफिक बॉडी बना के रखा है, कोई लीगल पावर्स नहीं दिए हैं। सीजीडब्ल्यूए जो है, अब इन दोनों को पहले मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ तब आपको समझ आएगा। सीजीडब्ल्यूबी जो है ना बोर्ड, और सीजीडब्ल्यूए अथॉरिटी, इसमें बेसिक डिफरेंस है। ये 1970 में एस्टैब्लिश हुआ, इसका काम है साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी, डज सर्वेज, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, ये इतना तक है। एंड कोई रेगुलेटरी पावर नहीं है, प्रिपेयर रिपोर्ट्स लाइक मैनुअल एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट जो बनाया इस बार 2024 का। बट ये इसके पास पावर है, रेगुलेटरी बॉडी है ये। और कौन से एक्ट के अंदर आया ये, किस एक्ट के बेसिस पे इसको अंडर विच एक्ट इसको ना स्टैब्लिश किया गया है, तो दैट इज ईपीए। ये फेवरेट एक्ट है यूपीएससी का, और खास करके प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब बॉडीज बनाई गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आप लोग प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर थीम अगर आप लोगों को पता है तो देखना। सो इस एक्ट के बेसिस पर इसको बनाया गया और रेगुलेटरी इसका काम है और इन्फोर्स करता है अपने, मतलब इसके पास पावर है। अब यहाँ क्या दिक्कत है गवर्नेंस फेलियर में कि इंटीग्रेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है इन बॉडीज के बीच में, डुप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, और वाटर एक्ट का भी जो रेयरली यूज करते हैं, एड्रेस ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। सिस्टमैटिक इशूज है, एक तो गवर्नेंस वाला हो गया, बॉडीज इतने सारे हैं, सीपी जो चाहे सीपीसीबी हो या एसपीसीबी हो, सीडब्ल्यूए तो है ही, एंड सीजीडब्ल्यू भी है जो स्टडी करता है। सो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, सीजीडब्ल्यूबी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अंडर विच मिनिस्ट्री इट कम्स? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सिस्टमैटिक फेलियर्स में क्या है, पुअर टेस्टिंग स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया, यही है। नो सिंगल अथॉरिटी फॉर इन्फोर्समेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ सैनिटेशन एंड वाटर, सिंपल है ये 4-5 पॉइंट्स मीन्स के लिए सारी चीजें हैं, आप लोग ऐसे जनरेट वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेशन भी दिया है, WHO या BIS का जो लिमिट्स है ना, कितना लिमिट होना चाहिए उसको इन्फोर्स करने की जरूरत है, और भी 4-5 पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हेमोफीलिया केयर। हेमोफीलिया केयर जो है, पहले समझना हेमोफीलिया है क्या, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है अभी इंडिया में, और क्या है वे फॉरवर्ड। उसी में वे फॉरवर्ड में आएगा प्रोफाइलैक्सिस, और ये क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हेमोफीलिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड फेल्स टू क्लॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अ क्लॉटिंग जो फैक्टर है 8। सो एक प्रोटीन है जिसकी वजह से क्लॉटिंग जो ब्लड में होती है वो नहीं, डेफिशिएंसी होती है उसकी, इसीलिए हेमोफीलिया होता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिमेंबर। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज टाइप नहीं है। तो जब इवन माइनर इंजरीज होती है ना, कैन कॉज सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है इस फैक्टर 8 के एब्सेंस की वजह से, या उसकी संख्या कम है, नंबर जो है कम है उस प्रोटीन की, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम है, तो जो छोटे ब्लड माइनर इंजरीज भी होते हैं ना, उसमें भी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और जहां तक बात की जाए तो हेमोफीलिया जो इंडिया में बर्डन 1 से 1.5 लाख केसेस हैं, एंड मतलब डायग्नोसिस बहुत पुअर है, और नंबर डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल है, मतलब 20% लोग भी अभी तक उनकी डायग्नोसिस, मतलब 20% के आसपास लोगों की डायग्नोसिस हो पाती है आउट ऑफ मतलब 100, एंड 2900 डायग्नोस हुए हैं, सॉरी 29,000। सो एक तो ये हुआ, और इसका रीजन है अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं है डायग्नोसिस की, एंड सोशो इकोनॉमिक तो बैरियर्स हैं ही। अब इंपैक्ट ऑफ डायग्नोस्ड हेमोफीलिया की वजह से क्या होता है, तो अनट्रीटेड पेशेंट रिस्क ब्लीड्स इवन फ्रॉम द माइनर इंजरीज, पता है ना कि फैक्टर 8 अब्सेंट है, तो एब्सेंट है या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से। सो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, डायग्नोसिस नहीं होता, स्कूल ड्रॉप आउट आपको दिखेगा, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें। अब अभी जो ट्रीटमेंट इंडिया में, एक तो डायग्नोसिस ही, मतलब लोगों को पता ही नहीं चला उनको हो गया हेमोफीलिया और उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं। अगर कुछ लोगों का हो भी गया ना, तो उसके लिए कौन से वेज के थ्रू हम ट्रीट करते हैं, तो ऑन डिमांड थेरेपी। क्या है ऑन डिमांड थेरेपी? तो रिएक्टिव थेरेपी है, जब आपको पता चल जाता है तब इसके थ्रू हम करते हैं, मतलब जिनको हेमोफीलिया है उनकी ट्रीटमेंट। ठीक है, बट देयर इज वन मोर वे, प्रिवेंटिव थेरेपी। क्या है? प्रोफाइलैक्सिस। इसमें क्या करते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम बढ़ाते हैं। ठीक है, जो फैक्टर 8 की कमी है ना, उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, एंड ये प्रिवेंटिव है, मतलब कि आपकी ब्लीडिंग जब होगी उसके बाद क्लॉट नहीं बनेगा, उससे पहले ही कर लिया जाता है, और ये डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। बट इंडिया में हम ना रिएक्टिव वाला करते हैं, कहा जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। तो ये प्रोफाइलैक्सिस जो है वो प्रिवेंटिव थेरेपी है, गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबली, खास करके जो डेवलप कंट्री है, हमें करने की क्या जरूरत है, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए हेमोफीलिया, और डायग्नोसिस को भी ये वे फॉरवर्ड में कैसे हम। ठीक है, और इससे बेनिफिट क्या होगा, ये मेंस का एक तरह का आंसर हो गया, ये आर्टिकल प्रॉपर वे में लिखा गया है कि क्या उसके बाद प्रोफाइलैक्सिस से ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होगा, प्रिवेंट करेगा जॉइंट डैमेज, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्यूअर ब्लीड्स, लेस पेन, बेटर मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें, स्कूल वगैरह बच्चे जाएंगे, काम भी करेंगे एडल्ट, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। और जो कुछ स्टेट्स है ना, उसमें ये लेस देन 10 ईयर्स है, मतलब डेवलप कंट्री में तो बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं जिनको ये डायग्नोस हो जाता है, ऑब्वियसली करेंगे ही, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो बस यही मुझे समझाना था। हेल्थ एंड डिजीज एक इंपॉर्टेंट थीम है जिस पे क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, कभी कभी मेंस में भी दिखेगा। प्रीलिम्स में आपको पता होना चाहिए कि हेमोफीलिया है क्या, और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या वेज हैं, तो उसमें एक जो इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, या इंडिया में इंट्रोड्यूस हो भी गया तो उसको लार्ज स्केल पे करने की जरूरत है, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, अब ये वर्ड एलियन वर्ड नहीं होगा, अब मैं कहता हूँ ना एक्सप्लेन करते समय कि कुछ चीज़ें जो है ना
मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं जो आप पढ़ते हो। हेमोफीलिया आपका रिवाइज हो गया होगा क्योंकि आपके बेसिक जो सोर्स है ना साइंस एंड टेक वाले उसमें दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा, बट ये नहीं दिखेगा। ये आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अब बन गई है, अब याद करने की नहीं ज़रूरत है। अब जब आप अगर टेस्ट दोगे ना तो आपको ये पता होगा इस टर्म के बारे में। अगर आपको थोड़ा भी हिंट दिया जाएगा ना, याद नहीं भी आ रहा है ना, थोड़ा भी हिंट दिया जाएगा तो समझ जाओगे, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड ये लास्ट है, सॉरी। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड है, बस एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप लोगों को पता होगा हॉर्न जैसा सेफ है। चार कंट्रीज है मेनली, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती एंड देन इरिट्रिया, ठीक है। अब इस चार कंट्रीज को एक एक्रोनीम बनाया गया है सीड, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर एरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया एंड डी फॉर जिबूती, ठीक है। अब इस लोकेशन को देखिए, पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ थोड़ा सा, तब और आसान होगा समझना। ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है एंड ये इंडियन ओशन है। 3 वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है। और ये है अरेबियन पेनिनसुला, यमन, और ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया। अब क्या होता है ना कि इन चारों कंट्रीज में सिविल वॉर की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस रूट के थ्रू, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, और यहाँ एक यमन में इधर एक प्रोविंस है जिसका नाम है अबियान प्रोविंस। अबियान, बस यही दिखाना था मुझे, मेन यही है। अबियान प्रोविंस न्यूज़ में, इसी के पास में, मतलब इसके गल्फ ऑफ एडन में ही बोट जो है सिंक करता है। और ये जो इन कंट्रीज़ के लोग माइग्रेशन के थ्रू ये लोग जाते हैं यमन, और यमन के थ्रू गल्फ के जो रिच कंट्रीज़ है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वर्क करने का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, तो ऐसे ही ये लोग इधर से जाते हैं और इस रूट को यूज़ करते हुए जाते हैं। तो इसी में ऐसा क्या होता है कि उनकी जान चली जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेट है यहाँ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है। स्टेट समझते हो ना, यहाँ इधर आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, बस यही है। और यमन का थोड़ा कंटेक्स्ट दे दूं कि क्या है इसमें। यमन में हौती रेबल्स और जो एक गवर्नमेंट जो है वो हौती रेबल्स के साथ साथ ये इनका सिविल वॉर चल रहा है लंबे अरसे से। हौती रेबल्स को ईरान सपोर्ट करती है, और जो गवर्नमेंट अभी है ऑफिशियली उसको सपोर्ट करती है सऊदी अरेबिया एंड उसके जो एलाइज हैं, ठीक है। तो लेकिन 2022 में इनके बीच में ट्रूस हो चुका है, तो अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है जो इशू जो चल रहा है सिविल वॉर का, ठीक है। सो ये आपका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन ये रहा, इसको आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक है। और 2 और है, इसमें मैंने एक बाउंसर क्वेश्चन डाला है, के सेप्ट रिकवरी, ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। आज मैंने इस पर डिस्कशन नहीं करी है। और कल के क्वेश्चंस के आंसर मैं बता देता हूँ। 1 का डी, मतलब 7 अगस्त का आंसर, 1 का डी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी एंड 5 का ए। इसके अलावा आई हैव टू से कि आज जो मैंने बात करी है डायमेंशन क्रिएट करने के तरीके को की प्रैक्टिस करने की, द डायमेंशन फैक्ट्री, प्लीज उस पर अपना ओपिनियन दीजिए। और हम ये अगर डेली करेंगे तो कितना चेंज आएगा। वी विल गिव ओनली 5 to 7 मिनट्स एंड मेनली हमारा फोकस होगा डेली करंट अफेयर्स को ही कवर करने का। बट अगेन यू हैव टू टेल दिस कि क्या हमें ये करना चाहिए, प्लीज फीडबैक दो, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम कल एंड आपके फीडबैक के बाद वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम टुमारो, ठीक है। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। स्पेशली देयर आर सो मेनी, मतलब मेरी बहनों ने जो इस मेंटरशिप फेज में बहुत सारी बच्चों ने, मतलब कम है भैया बन गया हूँ, तो दे हैव सेंट राखीज टू मी। तो इस चीज़ के लिए सबको शुक्रिया एंड आप लोग खुशी से रक्षाबंधन मनाओ, ठीक है। बहुत सुंदर पर्व है। थैंक यू, टेक